नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कल्प कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। और एग्जाम पास आ चुका है। एनसीईआरटी को ताबड़तोड़ ढंग से अपने को करना है, इसीलिए ओनली एनसीईआरटी से जो एमसीक्यूज हैं वो अपन लोग लेके आ गए हैं थर्ड लेसन के। अब हम प्रयास करेंगे कि किन्हीं दिनों में 2 एमसीक्यूज अपलोड कर पाए, 2 मॉक अपलोड कर पाए। इस तरह की प्रयास करेंगे, मैथ के भी अपलोड कर पाए, साइंस के भी अपलोड कर पाए, ताकि 17 से पहले जो है वो अपने एनसीईआरटी का जो एमसीक्यूज है वो कंप्लीट हो जाए 17 जनवरी से पहले। क्योंकि उसके बाद में तो फिर आप लोगों का एग्जाम जो हो नेक्स्ट जो सामान्य शिक्षा का है। हालांकि सामान्य शिक्षा में भी ये सब चीजें मैटर करेगी, सीईटी में भी सब चीजें मैटर करेगी, बट अपना जो फोकस है वो भी रीट के ऊपर है, 17 जनवरी को होने वाले एग्जाम पे है। तो चलिए दोस्तों, थर्ड लेसन धातु और अधातु 10th क्लास का प्रभु का नाम लेते हैं, राम जी को याद करते हैं और राम जी को याद करके हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमारे दर्शकों को, हमारे सभी साथियों को सफलता प्रदान करे। जय श्री राम। इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित 4 धातुओं में से उसके लवण के विलयन से अन्य 3 धातुओं द्वारा विस्थापित की जा सकती है। विस्थापन वाला जो ढंग है दोस्तों, विस्थापन, उस विस्थापन वाले के अंदर आपको अभिक्रियाशीलता की जो श्रेणी है वो याद होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है अपने ऊपर लिखते हैं, उसके बाद लेस रिएक्टिव नीचे रखते हैं। तो ये आपको याद होनी चाहिए। अगर ये आपको बढ़िया ढंग से याद है तब तो आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको काफी बार बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से आप देख लो, मैं बता देता हूं। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव ऊपर है, पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव उससे नीचे से चल रहे हैं अपने सीरीज के अंदर। स्ट्रोंशियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आ जाएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आ जाएगा। रिएक्टिविटी नीचे की ओर घटती जा रही है। अब एल्यूमिनियम के आगे वाला एल्यूमिनियम से भी लेस रिएक्टिव है। आगे कौन है? आगे है मैग्नीज, मैग्नीज के बाद कौन है? जिंक, जिंक के बाद कौन है? क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, और कैडमियम के बाद है अपना निकेल, निकेल के बाद है लेड, लेड के बाद है टिन, और टिन के बाद है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद है कॉपर, कॉपर के बाद है एचजी, एचजी के बाद है एजी, उसके बाद गोल्ड, और या यहाँ प्लेटिनम लिख दो, बाद में क्या लिख दो? गोल्ड लिख दो। ये ऐसे ही चलते रहते हैं, ठीक है। तो अब इनमें विस्थापित की जाए तो निम्नलिखित 4 धातुओं में से कौन सी उसके लवण के विलयन से अन्य 3 धातुओं द्वारा विस्थापित की जा सकती है। अब नीचे नीचे वाला कौन सा है? नीचे नीचे वाले को सारे विस्थापित कर सकते हैं। सबसे नीचे कौन आ रहा है? यहाँ कॉपर आ रहा है, सारे कॉपर से ऊपर है, जिंक ऊपर है। अच्छा सिल्वर, सॉरी दोस्तों, सिल्वर इससे भी नीचे है, सिल्वर जो है वो इससे भी नीचे है। तो अपना आंसर होगा कौन सा? सिल्वर। कौन सा आंसर होगा? सिल्वर। देख लीजिए आप, सिल्वर सबसे नीचे है, कॉपर भी सिल्वर से ऊपर है, मतलब कॉपर एजी को रिप्लेस कर सकता है, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन एजी। ऐसी कहानी जिंक की है, ऐसी कहानी मैग्नीज की है, ठीक है। और एक थोड़ा सा हल्का सा इसमें इंप्रूवमेंट कर लेना। इसमें जो है कैडमियम के बाद निकेल तो है, निकेल के बाद यहाँ टिन है, टिन के बाद लेड है, ठीक है। बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुएं निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाती है? धातुएं कौन सा नहीं दर्शाती है? क्या विद्युत चालकता नहीं होती? क्या होती है? ध्वनिक प्रकृति होती है। द्युतिहीनता, द्युति मतलब चमक, चमक के बिना नहीं, नहीं कोई काम नहीं है। सी जो है वो प्रदर्शित नहीं करती, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अपना उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक्स तथा वाई के मध्य अभिक्रिया पर यौगिक जड़ बनता है। एक्स इलेक्ट्रॉन खोता है जबकि वाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। एक्स इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और वाई जो है इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? ये धातु और अधातु इलेक्ट्रॉन देके कौन से यौगिक बना रहे हैं? आयनिक यौगिक। कौन से यौगिक बना रहे हैं? आयनिक यौगिक, जैसे कि NaCl है, जैसे कि NaCl है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण जड़ नहीं दर्शाता है? उच्च गलनांक होगा, बिल्कुल होगा। निम्न गलनांक नहीं होगा, ठीक है। गलित अवस्था में विद्युत का चालन करेगा, बिल्कुल गलित अवस्था में करेगा। ठोस अवस्था में पाया जाता है, बिल्कुल ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो कौन सा नहीं दर्शाता?
निम्न गलनांक नहीं दर्शाता। कौन सा नहीं दर्शाता? निम्न गलनांक नहीं दर्शाता। ये आयनिक यौगिकों की विशेष बात है, ठीक है। इन्हें विद्युत संयोजी यौगिक भी कहा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रातों में मरकरी उसके एक अवयव के रूप में होता है? अमलगम। कौन है? अमलगम। अमलगम, अमलगम एक मिश्रातु, कोई भी मिश्रातु उसके अंदर एक अगर कंस्टिट्यूएंट, एक कंपोनेंट अगर मरकरी आ गया तो उसको हम अमलगम बोलते हैं, चाहे सोडियम अमलगम हो चाहे कैसे अमलगम हो, ठीक है। सोल्डर लेड और टिन का बनता है, सोल्डर लेड और टिन का बनता है। ये अभी आया है जमादार वाले पेपर के अंदर, क्वेश्चन किसमें आया है? जमादार सेकंड ग्रेड के अंदर आया है ये। अच्छा, एल निको, एल निको, ये नाम से क्लियर है, एल निको। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट सिलिकॉन। स्टेनलेस स्टील, ये आयरन, आयरन के साथ क्रोमियम, क्रोमियम के साथ थोड़ी अमाउंट में निकल। अच्छा, कार्बन भी मिलेगा आपको, मैग्नीज भी मिलेगा, मैग्नीशियम भी मिलेगा। ये तीनों है ही, कार्बन भी साथ में ऐड होता है इसमें, ठीक है। ये आप ऑप्शन के बेसिस पर डिसाइड होता है इसका। तो मैग्नीशियम धातु के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यह ऑक्सीजन में चमकीली श्वेत ज्वाला के साथ जलती है। बिल्कुल सही बात है, जलती है। यह ठंडे जल से विक्रिया पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन निकलती है। ठंडे जल से विक्रिया नहीं करती, ये गर्म जल के साथ विक्रिया करती है। इसका मतलब ये बात गलत है। गर्म जल के साथ विक्रिया करती है, हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस में भाप से क्रिया कर, अगर गर्म जल के साथ विक्रिया कर रही है तो भाप के साथ विक्रिया करेगी। इसका मतलब बी जो है ये शो नहीं किया जा रहा, तो अपना उत्तर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। याद रखना कि पोटेशियम और सोडियम ये तो जल के साथ विक्रिया करते हैं, रिएक्ट विद वाटर, और वाइग्रसली बहुत ही तीव्रता के साथ, उग्रता के साथ, मतलब कि तीव्रता के साथ, वायोलेंटली, वायोलेंटली यानी उग्रता के साथ बोलेंगे हम, ठीक है। कैल्शियम जो है ये ठंडे जल के साथ करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन कैल्शियम जो है ये कर तो लेता है कोल्ड वाटर के साथ, किसके साथ है? कोल्ड वाटर के साथ, बट लेस वायोलेंटली, लेस वायोलेंटली, ठीक है। मैग्नीशियम जो है ये हॉट वाटर के साथ करता है, और जैसे एल्यूमिनियम है, आयरन है, मैग्नीज है, जिंक है, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक है, ये करती है स्टीम के साथ, किसके साथ है? भाप के साथ रिएक्ट करती है। कोल्ड वाटर ये जो है कैल्शियम, ये तो आग पकड़ लेते हैं, जबकि ये दोनों तैरना प्रारंभ कर देते हैं। क्या करना प्रारंभ कर देते हैं? तैरना। हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के बुलबुले से चिपक जाते हैं और ये तैरना प्रारंभ कर देती है। 7th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं गलित अवस्था में उसके क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त होती है? गलित अवस्था में क्लोराइड के विद्युत अपघटन से ये प्राप्त होती है सोडियम और कैल्शियम, ये दो धातुएं, पहला और दूसरा, डी। आयरन कॉपर तो आपने पढ़ा होगा, हम गलित अवस्था के गलित अवस्था के से नहीं प्राप्त करते हैं उसको। विद्युत अपघटनी सेल बनता है। विद्युत अपघटनी सेल जो सामान्य सेल हम देखते हैं उस तरह के नहीं होते, ये वो नहीं है। एक होता है विद्युत अपघटनी सेल, एक तो क्या होता है? विद्युत अपघटनी सेल, एक होता है विद्युत रासायनिक सेल। एक तो विद्युत अपघटनी सेल और एक होता है विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल कौन सा सेल होता है? जिस सेल के अंदर विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। और विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है? जो रासायनिक ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा, उसको किस में बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा में। किस में बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। विद्युत अपघटनी सेल के अंदर कैथोड जो होता है, कैथोड, कैथोड जो होता है वो किसका होता है? माइनस का। और एनोड किसका होता है? प्लस का होता है। जबकि इनके अंदर कैथोड किसका होता है? कैथोड होता है प्लस का और एनोड होता है माइनस का। एनोड होता है माइनस का। याद रखना, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, यानी ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। कैथोड जो है वो किससे रिलेटेड है? रिडक्शन, अपचयन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? अपचयन होता है कहाँ? कैथोड पर। इस बात को याद रखना। धनावेशित कैथोड नहीं, धनावेशित कैथोड नहीं होता। ऋणावेशित एनोड नहीं होता।
धनावेशित एनोड, ऋणावेशित कैथोड। सही है, 3 और 4, 3 और 4। मिश्रातु एक धातु तथा अधातु के समांगी मिश्रण निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रातु उसके अवयवों में एक अधातु रखती है? अधातु, देखिए पित्तल में कोई अधातु नहीं है, कांस्य में कोई अधातु नहीं है, ठीक है, कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस जिंक, अमलगम में नहीं है मरकरी। स्टील के अंदर जब मैंने कहा था थोड़ी अमाउंट के अंदर कार्बन मिलाया जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जहां आपको कार्बन दिखाई भी नहीं देगा, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जहां आपको कार्बन दिखाई देगा और उस पर टिक करना होगा। इसका उत्तर डी होगा। क्या होगा? डी। याद रखना इस बात को। कई जगह ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे कि स्टील में से निम्न में से कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट मिलाए जाते हैं, तो उनमें से एक ऐसा भी ऑप्शन चयन करना होता है इसमें कार्बन का जिक्र ही नहीं होता। बट ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जहां कार्बन का जिक्र होगा। ये ऐसे ही चलता है दोस्तों, ध्यान रखना इस बात को कार्बन को लेके। यदि कॉपर को वायु में खुला रखा जाता है तो वह अपनी चमकीली भूरी सतह खो देता है और हरे रंग को प्राप्त करता है। यह किसके निर्माण के कारण होता है? ये निर्माण के कारण होता है कॉपर कार्बोनेट। किसके निर्माण के कारण? कॉपर कार्बोनेट। लेकिन याद रखना, अगर इसके साथ में कहीं OH2 लिखा है, कॉपर हाइड्रोक्साइड लिखा है, अगर ये दोनों एक ही ऑप्शन में दे रखे हो तो ज्यादा बेस्ट आंसर ये है। इसमें एक अकेला दे रखा है ये, तो ये सही है। ये एनसीईआरटी में गिवन है दोस्तों, 8th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर जब आप देखते हैं तो दोनों साथ में लिखे हैं। लेकिन निम्नलिखित में से कौन से आयनिक यौगिक नहीं है? आयनिक यौगिक जिनके अंदर क्या होता है, धातु इलेक्ट्रॉन देते हैं, धातु इलेक्ट्रॉन देते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉन लेते हैं, अधातु इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है। तो धातु इलेक्ट्रॉन देते हैं और अधातु ले रहे हैं, ऐसा एक तो KCl है। आयनिक यौगिक नहीं है, नहीं है पूछा इसने, नहीं है पूछा है तो HCl और CCl4, ये तो सहसंयोजक यौगिक है। कौन सा यौगिक है? सहसंयोजक यौगिक है। सहसंयोजक यौगिक मतलब कि कौन सा यौगिक है जिनमें मोस्टली आपको कार्बन दिखाई देगा, ठीक है, कार्बन के यौगिक होंगे। और ये क्या है? ये आंशिक आयनिक यौगिक है, यानी कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होने के कारण ये कुछ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के अपनी तरफ ले लेता है, इसलिए इसे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसकी वजह से ये ध्रुवीय बन जाता है। क्या बन जाता है? ध्रुवीय। तो आयनिक यौगिक ये दो नहीं है, KCl और NaCl आयनिक यौगिक है। 2 और 3 नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर 12, धातुएं सामान्यतः अम्लों से क्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस देती है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मैग्नीज और मैग्नीशियम के अतिरिक्त अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं देता? देखिए दोस्तों, H2SO4 और HCl तो कॉमन एसिड्स हैं, ये रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। बट HNO3 की क्या कहानी है? HNO3 जो है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये क्या कर देता है? ऑक्सीडेशन कर देता है, यानी कि ऑक्सीडेशन कर देता है, ऑक्सीकरण कर देता है किसका? हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। और किस में कन्वर्ट कर देता है? H2O में। किस में कन्वर्ट कर देता है? H2O में। और नाइट्रोजन खुद क्या बना लेती है? ऑक्साइड। क्या बना लेती है? ऑक्साइड। नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्साइड बना लेती है, जैसे कि NO2, जैसे कि NO2, NO, N2O, इस तरह के ऑक्साइड बना लेती है। इस वजह से HNO3 इस तरह की रिएक्शन है नहीं करती। हाँ, कोई अगर विशेष धातु है तो उनके साथ भले, नॉर्मली नहीं करेगी। आयरन तथा भाप की लंबे समय तक अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सा बनता है? आयरन लंबे समय तक अभिक्रिया करवाएगी, ध्यान रखना। लंबे समय तक मतलब खूब अवेलेबिलिटी है, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में जो है वो उपलब्धता है। इसका मतलब क्या बनेगा? Fe3O4 बनेगा। क्या बनेगा? Fe3O4 बनेगा, ठीक है। धातुओं के पतले तार खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी। खाना पकाने के बर्तनों में एल्यूमिनियम काम आता है। एल्यूमिनियम के कौन से गुणधर्म इसके लिए उत्तरदायी हैं? उच्च उसमें चालकता, यानी कि उष्मा मिले और वो आगे खाने को दे रहे, ये काम आ जाए। इसके अंदर उच्च विद्युत चालकता का क्या काम है? विद्युत से थोड़ी वो मतलब इलेक्ट्रॉन लेके खाने थोड़ी पक रहे हैं। तन्यता का क्या काम है? उच्च गलनांक होना चाहिए, वरना अगर बर्तन हम गर्म करें, बर्तन ही पिघल गया तो क्या फायदा? पहला और चौथा।
निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे तथा गर्म जल से कोई क्रिया नहीं करती? ठंडे और गर्म जल से कोई क्रिया नहीं करती, भाप से करती है। ऐसा है आयरन, आयरन, एल्यूमिनियम और जिंक। क्या होता है जब कैल्शियम को जल के साथ अभिकृत किया जाता है? कैल्शियम को जल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। मैंने आपको बताया था कि सोडियम और पोटेशियम जो है, सोडियम और पोटेशियम जो है, ये तो इतनी वाइग्रसली रिएक्ट करती है कि जो यहाँ से हाइड्रोजन निकलती है, ऑक्साइड तो बनते ही है, अन्य OH के OH ये तो बनते ही हैं, बट जो हाइड्रोजन निकलती है, एक तो ये हाइड्रोजन निकलेगी, साथ में ये क्या है, उष्माक्षेपीय विक्रिया है, एक्सोथर्मिक है। उष्माक्षेपी होने से इतनी उष्मा निकलती है कि हाइड्रोजन आग पकड़ लेती है और ये पूरा मटेरियल यही आग पकड़ लेता है। यहाँ जो है, यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनेगा ही, बट यहाँ क्या होगा, साथ में जो हाइड्रोजन निकलेगी उसके साथ जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, मतलब वो उष्मा निकलेगी, वो इतनी पर्याप्त नहीं होगी कि हाइड्रोजन आग पकड़ पाए। इस वजह से इस हाइड्रोजन के बुलबुले जो कैल्शियम की सतह से चिपक जाते हैं और कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है, कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। बने हुए हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं, बात सही है। जल से कम प्रचंड अभिक्रिया करता है, सही है, प्रचंड अभिक्रिया नहीं करता, जल से क्रिया नहीं करता, करता तो है। 3 नंबर और 4 नंबर, डी ऑप्शन। एक्वा रेजिया का संयोजन है सांद्र HCl, दोनों ही सांद्र होने चाहिए, और HCl और HNO3 का अनुपात 3:1 होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता? आयनिक यौगिक क्या नहीं करते? आयनिक यौगिक जैसे कि आप NaCl की बात एग्जांपल लेके चल लो, NaCl से हमें याद रह जाएगा, जल में विलेयता है, ठोस अवस्था में विद्युत चालकता नहीं करता, उच्च गलनांक का उथनांक बिल्कुल है, गलित अवस्था में विद्युत चालकता यानी कि एक्वा सॉल्यूशन बना दे, चाहे ये मोल्टन स्टेट के अंदर गलित अवस्था में हो तो विद्युत का चलन करेगा, इसका मतलब 2 नंबर आंसर है। दोस्तों आप लोगों को एनसीईआरटी के एमसीक्यू जो है वो बढ़िया ढंग से कर ही लेने हैं, ध्यान रखना इस बात को। एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पेपर आ रहे हैं, जमादार एग्जाम के अंदर भी इसी तरह से क्वेश्चंस आए थे। आरएसएस ने पैटर्न तो बदल ही दिया है, उसके आधार पर वो कथन वगैरह बहुत दिखा रहे हैं, तो प्रयास किया है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए। निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं प्रकृति में प्राकृत अवस्था में पाई जाती है? ये तो देखने से वाला, गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर, हालांकि ऑन सिल्वर AgCl इसी का ही सिल्वर का अयस्क है। 2 और 4, 2 और 4, 2 और 4, 2 और 4, ये रहा सी। विभिन्न विधियों द्वारा धातुओं को परिष्कृत किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं को विद्युत परिष्करण द्वारा परिष्कृत किया जाता है? देखो सोडियम और पोटेशियम तो पानी में जाती है, आप कर लेगी, अभी हमने पढ़ा था, इनके गलित क्लोराइड से इनको प्राप्त किया जाता है, गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन से, विद्युत अपघटन से इन दोनों को प्राप्त किया जाता है। तो इसका मतलब इन दोनों की तो बात ही नहीं रही, तो गोल्ड और कॉपर, गोल्ड और कॉपर 1 और 2 नंबर, ऑप्शन नंबर ए। वायु में लंबे समय तक उद्वासन से सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, निम्नलिखित में से किसके बनने के कारण होता है? सिल्वर जो काली होती है वो सिल्वर सल्फाइड के कारण होती है दोस्तों। किसकी वजह से? सिल्वर सल्फाइड की वजह से। किसकी पतली परत के लेपन के द्वारा आयरन को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण की विधि है? ये तो आपको भली भांति मालूम है, जिंक गैल्वेनीकरण, यसद लेपन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? यसद लेपन, गैल्वेनाइजेशन। हमारे जीवन के लिए स्टील, स्टेनलेस स्टील एक उपयोगी पदार्थ है। स्टेनलेस स्टील में आयरन को किन के साथ मिश्रित किया जाता है? निकल और क्रोमियम, अभी मैंने आपको बताया था ये 2 है। हालांकि कार्बन भी गिवन हो सकता है साथ में थोड़ी अमाउंट में। धातुएं सामान्यतः ठोस प्रकृति की होती है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? कमरे के ताप पर मरकरी द्रव अवस्था में पाई जाती है। सामान्यतः अधातुएं चमकीली नहीं होती, लेकिन फिर भी कौन सी धातु चमकीली है? आयोडीन, आयोडीन जो है वो चमकीली है, याद रखना। हाँ बढ़िया ठंड है दोस्तों। 3 चिन्हित प्रणालियां ABC में क्रमशः, एक में सांद्र HCl डाला है, दूसरे में HNO3 डाला है, तीसरे में HCl और HNO3 का अनुपात डाला है 3:1, एक्वा रेजिया डाला है, 2 ml है प्रत्येक में। प्रत्येक प्रणाली में धातु एक छोटा टुकड़ा डाला गया, प्रणाली 1 और B में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन C में घुल गई। कौन सी धातु हो सकती है? ये एक्वा रेजिया आ गया तो इसके साथ गोल्ड,
धातु कौन सी हो सकती है? वो गोल्ड हो सकती है, गोल्ड मेल्ट हो रही है। एक मिश्रातु है, मिश्रातु जो है वो समांगी मिश्रण है। कैसा है? समांगी मिश्रण है। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएंगे और उलझेंगे, देखेंगे। जिंक के विद्युत परिष्करण के दौरान, अब जिंक जो है विद्युत परिष्करण करवा रहे हैं, मतलब विद्युत अपनी सेल में काम करवा रहे हैं, तो जिंक +2 फॉर्म करता है, तो प्लस है तो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव कौन होता है? कैथोड। नेगेटिव कौन होता है? कैथोड। तो ये कैथोड पे जाएगा, कैथोड पर निक्षेपित होगा, एनोड पर निक्षेपित होगा, कैथोड और एनोड दोनों पर निक्षेपित होगा? नहीं नहीं। एक तत्व ए मुलायम है, चाकू से काटा जा सकता है, वायु के प्रति अत्यधिक क्रियाशील है, वायु में खुला नहीं रखा जा सकता, जल के साथ प्रचंड विक्रिया करता है। धातु को पहचानिए जी। पहचान लिया धातु को। कौन सी धातु है? सोडियम। एनसीईआरटी से बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, इसके अलावा आपको एनसीईआरटी जो पढ़नी पड़ेगी। यहाँ हम सारे इस तरह के क्वेश्चन में नहीं ला सकता आपके सामने कि जो आपको मतलब कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। इससे मोरल डाउन होता है। आप लोग भी ये समझेंगे कि परेशानी हमें दिलाई जा रही है या फिर, तो हम ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि आपको मालूम है कि कुछ क्वेश्चंस आसान भी आते हैं और कुछ क्वेश्चंस टफ आते हैं। आसान क्वेश्चन सारे करेंगे, टफ क्वेश्चन कुछ एक करेंगे। जो कुछ एक करेंगे वो मेरिट में आगे निकलेंगे, वो सिलेक्शन भी लेंगे। 3 तत्व एक्स वाई जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 2 8 7 2 8 2। एक्स धातु है नहीं, एक्स अक्रियाशील है। 2 8 7 वाई अधातु है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा ही है। तो जेड धातु है, वाई अधातु है और जेड धातु है। ठीक है, धातुओं की एग्जैक्ट परिभाषा बताएंगे आप मेरे को। एग्जैक्ट डेफिनेशन आप सोचिए कि एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है। जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाए वो धातु होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाए वो है धातु होते हैं। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है। धातुएं सामान्यतः क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? एल्यूमिनियम। कौन बनाती है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है Al2O3, Al2O3, अगर आप इसकी HCl के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बना लेगा? AlCl3 + H2O। और अगर इसी के आप रिएक्शन करवाओ NaOH के साथ, किसके साथ है? NaOH जो हो एक बेस है, एसिड के साथ रिएक्ट कर लिया, बेस के साथ क्या बनाएगा? NaAlO2 + H2O, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या नाम है इसका? सोडियम एल्यूमिनेट। ऐसे जैसे कि हमने देखा था कि जिंक की रिएक्शन NaOH के साथ ये जमादार के अंदर आया था, सॉरी जमादार के अंदर नहीं, ये 2023 रीट में आ चुका है, जिंकेट। सोडियम जिंकेट बनता है Na2ZnO4। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है, साथ में H2O बनता है, सॉरी हाइड्रोजन गैस बनती है। जो केवल जिंक एक ऐसी इन धातुओं में है जो क्षार के साथ, धातुएं अम्लों के साथ विक्रिया करके लवण बनाती है और हाइड्रोजन बनाती है, लेकिन जिंक उन धातुओं में है जो क्षार के साथ भी विक्रिया कर लेती है और लवण तो बनाएगी और साथ में हाइड्रोजन गैस भी देगी। हाइड्रोजन गैस रह गया था। सामान्यतः अधातु विद्युत के चालक नहीं होते। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है? ग्रेफाइट। फ्लोरीन नहीं होता, सल्फर नहीं होता। ठीक है, विद्युत तारों पर विद्युतरोधी पदार्थ की एक परत चढ़ाई जाती है। सामान्यतः उपयोग में लिए जाने वाले पदार्थ कौन सा है? ये पदार्थ है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल। और याद रखना दोस्तों, इस बार पॉलीमर से भी एक क्वेश्चन आएगा। कहां से? पॉलीमर से। हालांकि पॉलीमर टॉपिक में स्पेसिफिक नहीं दिया होगा, बट कार्बन के कंपाउंड के साथ है, पॉलीमर से क्वेश्चन आएगा। विनाइल देख लेना होता क्या है। विनाइल जो है वो ये स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये विनाइल स्ट्रक्चर है, विनाइल। इसी के साथ एक एलाइल स्ट्रक्चर होती है, उसको भी देख लो। ये एलाइल स्ट्रक्चर है, ये विनाइल स्ट्रक्चर है।
और पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है कि CH इसके साथ Cl जुड़ जाता है, ठीक है। ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है, इसका पॉलीमराइजेशन होता है, बहुलकीकरण, तो बीच का बॉन्ड ओपन हो जाता है, ये PVC बन गई। क्या बन गई? PVC बन गई। निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक द्रव है? द्रव धातु ब्रोमीन। कौन सी है? ब्रोमीन है। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी? कौन सी संपन्न होगी? क्या आयरन मैग्नीशियम को रिप्लेस कर देगा कि नहीं? मैग्नीशियम ऊपर, आयरन नीचे होता है। क्या आयरन जिंक को रिप्लेस कर देगा? क्या नहीं करेगा। क्या लेड मैग्नीशियम को रिप्लेस कर देगा? क्या नहीं करेगा। क्या आयरन कॉपर को रिप्लेस कर देगा? बिल्कुल कर देगा। डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत पट्टी प्रेस करने की सही व्याख्या करता है? प्लस कैथोड दे रखा है, गलत है। ये मड एनोड के कैथोड के नीचे दे रखा है, गलत है, गलत है। सही एक ही बचता है, एनोड के नीचे है माइनस कैथोड प्लस एनोड है, यहां से जा रहा है, यहां आ रहा है, ठीक है। ये शुद्ध अशुद्ध धातु की मोटी छड़ होती है। यहाँ क्या होती है? अशुद्ध धातु की मोटी छड़। अशुद्ध धातु की मोटी छड़ किस पे होती है? एनोड पे होती है। किस पे होती है? एनोड पे। एनोड से जो है Cu+2 कहाँ आते हैं? सॉल्यूशन में आते हैं, और सॉल्यूशन से Cu+2 है पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से नेगेटिव टर्मिनल पे आते हैं और यहाँ आके जमा होते रहते हैं, इसलिए कैथोड पे लेते हैं शुद्ध धातु की पतली छड़। शुद्ध धातु की पतली छड़, शुद्ध धातु की पतली छड़ लेते हैं। अब होता क्या है कि एनोड अशुद्ध धातु की, मतलब उसमें मिट्टी जैसी बहुत सारी ऐसे पार्टिकल्स है अशुद्ध के रूप में, तो ये सारे के सारे किसके रूप में आ जाते हैं? यहाँ से तो आगे मूव करेगा, सॉल्यूशन में मूव करके इस तरफ आने वाला केवल आयन ही है, मिट्टी तो नहीं आएगी, या फिर ये अशुद्धियां तो नहीं आएगी, ये यहीं की ही जम जाएगी, एनोड के नीचे जम जाती है। इसीलिए हमने कि इनको क्या नाम देते हैं? एनोड मड। क्या नाम देते हैं? एनोड मड या एनोड पंख, इस बात को याद रखना। तो ये एनोड के नीचे ही मिलती है। इसी के साथ अपने थर्ड लेसन के जो एनसीईआरटी के एमसीक्यूज है वो कंप्लीट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कल, एक शॉर्ट्स के थ्रू भी जो बुक है आपके पास, अगर पुरानी एनसीईआरटी की बुक है तो उस बुक को खंगाल दीजिए। उस बुक से ऐसे मान लो 90% से अबव जो पेपर है वो आपको एनसीईआरटी से मिल जाएगा। कहाँ से मिल जाएगा? एनसीईआरटी से मिल जाएगा। 90% से अबव, 95% से अबव। बाकी आपका जो कुछ है बेसिक नॉलेज है उसके बेसिस पे आप कर सकते हैं, या आगे की चीजों के ऊपर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो अपने मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।